देखिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से राइट करना है, वो लाइन आपके बुक पे लिखी है। इट टुक द लीडरशिप ऑफ यूनिफिकेशन प्रशिया। प्रशिया आप बताएंगे, प्रशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Its chief minister Ottoman Bismarck, with the help of their army and bureaucracy, started to unify the Germany. They fought 3 wars between 7 years. Finally, with the victory of Prussia, the unification of Germany accomplished. हमने क्या कहा? जर्मनी के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी प्रशिया ने अपने हाथों में ले ली। ठीक है, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने अपने ब्यूरोक्रेसी, अपने आर्मी के हेल्प से जर्मनी को आर्किटेक्ट किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैंने बताया था कि ऑटो वन बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को एडॉप्ट किया था। ठीक है, कहानी समझ में आई? एक बार फिर समझा रहा हूँ, फाइनली समझो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशिया ने ली। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने अपने आर्मी, अपने ब्यूरोक्रेट्स के हेल्प से जर्मनी को आर्किटेक्ट किया। 7 ईयर में 3 वार फॉट किए गए, मतलब 7 ईयर में 3 युद्ध लड़े गए। फाइनली प्रशिया के विक्ट्री के साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन एकम्प्लीट हो गया, मतलब पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि जो वर्साइल पैलेस में जो विलियम फर्स्ट थे, उन्हीं को जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको हैंड ओवर कर दी गई। उसके बाद अगला ये था कि वर्साइल पैलेस के अनहीटेड मिलर हॉल में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर, अनदर मिनिस्टर, प्रिंसेस, आर्मी, सभी लोग गैदर्ड हुए वहां पे। एंड जर्मनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो विलियम फर्स्ट को हैंड ओवर कर दी गई। फाइनली ये हुआ, जो भी मॉडल अडॉप्ट किया गया था प्रशिया में, वही मॉडल फिर से जर्मनी में अडॉप्ट कर लिया गया। जैसे करेंसी को मॉडर्नाइज करना, जुडिशरी को मॉडर्नाइज करना, आर्मी को मॉडर्नाइज करना। सो प्रशिया बिकेम द मॉडल फॉर द जर्मनी। समझ में आ गया बच्चों सबको? यस सर। डाउट क्लियर? यस सर। दोबारा बताना। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यहाँ पे मैंने बताया था व्हाट लेड टू नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ऐसा क्या हुआ था कि जो नेशनलिज्म था वो इंपीरियलिज्म में बदल गया। तो मैंने बताया था, एज वी नो टुडे देयर वर मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड इन द बाल्कन एरिया। ये क्वेश्चन है आपका बाल्कन एरिया का। ठीक है, जैसे कि आज हम जानते हैं जिन देशों को, वो बहुत सारे देश मिलकर एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया को बोलते हैं बाल्कन एरिया। कुछ इनहैबिटेंट्स वर कॉल्ड द स्लाव। वहां के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। स्लाव का मतलब गुलाम नहीं समझना है आपको, सिर्फ इनहैबिटेंट ऑफ द बाल्कन एरिया। Balkan area comprises of Bulgaria, Romania, Montenegro, Croatia, Greece, Romania and many different regions। इन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। The most serious problem क्या थी बाल्कन्स में? Maximum part of the Balkan region were under the मोंटेगारो देश का नाम है यार, हमारा दिमाग लास्ट में फिर आया क्या? अभी मैंने खुद बोला कि डिफरेंट कंट्रीज को मिलाकर बोला गया ना, तो सारे देशों का नाम है। ठीक है, बीच में मतलब भुला जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बाल्कन्स एरिया, लेकिन बाल्कन्स एरिया में प्रॉब्लम क्या थी? मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बाल्कन्स वर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन्स एरिया का जो मोस्ट ऑफ पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, Balkans area started to disintegrate one by one from the power of Ottoman Empire।
अब जो बाल्कन्स एरिया थे धीरे धीरे करके टूट करके वो बाल्कन्स एरिया से डिसइंटीग्रेट होने लगे, मतलब टूटकर बिखरने लगे। Ottoman Empire modernized their army and do some internal reformation, but he got little success. उसने कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स किए, आर्मी को मॉडर्नाइज किया, लेकिन उसको सक्सेस बहुत थोड़ी मिली। Balkans country claimed that they were independent until outsiders controlled them या इन्वेजन ऑन देम। ये लोग दावा करते थे कि हम स्वतंत्र थे, और तब तक स्वतंत्र थे जब तक फॉरेनर ने, विदेशियों ने हमारे यहाँ इन्वेडिंग नहीं किया, घुसपैठ नहीं किया। सो दे वांट टू गेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट, इसीलिए वो लोग राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। बट बाल्कन्स रीजन बिकेम मोर एक्सप्लोसिव, एक विस्फोटक रूप ले लिया। कब? व्हेन Balkans area started control to each other to gain more resources। लेकिन जब बाल्कन एरिया खुद एक दूसरे पर अटैक करने लगे, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को गेन करने के लिए, so the area of Balkans became explosive। बाल्कन्स एरिया विस्फोटक हो गया। And finally many different big European countries started to control their naval, their base, and started to set up their colonies in Balkan area to get more resources। The problems of Balkan became unfolded। जब कुछ बिग यूरोपियन कंट्री, रसिया, ब्रिटेन और इंग्लैंड उनकी नौसेना पर, उनकी मिलिट्री पर और वहां पे कॉलोनी सेटअप करने के लिए फाइट करने लगे, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हुई? अनफोल्डेड, मतलब चलती रही। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार, जिसके वजह से ढेर सारे वार हुए, एंड फाइनली बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वार। बात समझ आई? समझ गए? इंपीरियल और इसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि इसमें मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम 1817 वर बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में सीरियस प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि बाल्कन रीजन में एक डिफरेंट रीजन को मिला के बना था। बुल्गारिया, रोमानिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, सर्बिया और हर्ज़गोविना, ऐसे क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया था, और उनके निवासियों को स्लाव कहते थे। ठीक है, बट व्हेन रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म स्टार्टेड टू स्प्रेड ऑल ओवर द बाल्कन्स रीजन स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जब उनके अंदर नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म की फीलिंग बढ़ती है, तो एक एक करके बाल्कन्स एरिया से डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटने लगते हैं। बाल्कन्स, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो बाल्कन्स एरिया था वह कंट्रोल्ड बाय द ओनली ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर द्वारा कंट्रोल होता था। ऑटोमन एम्पायर इंटरनल रिफॉर्मेशन करता है, आर्मी को मॉडर्नाइज करता है, बट ही गॉट लिटिल सक्सेस, लेकिन सफलता उसे बहुत कम मिलती है। क्योंकि बाल्कन्स एरिया के लोग वो क्लेम करते थे, अपनी लॉन्ग लॉस्ट हिस्ट्री को बताते थे कि दे वर इंडिपेंडेंट अनटिल फॉरेन इन्वेडर कंट्रोल्ड ऑन देम। वो कहते थे कि हम तो स्वतंत्र थे ही पहले से, जब तक विदेशियों ने हमारे ऊपर घुसपैठ नहीं किया। सो दे हैव राइट टू गेट पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम। इसीलिए हमें आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का हमें अधिकार है। लेकिन वो समस्या, दिस प्रॉब्लम बिकेम कॉम्प्लेक्स, जटिल कब हुई? जब डिफरेंट बाल्कन रीजन स्टार्टेड टू कंट्रोल और अटैक टू ईच अदर। लेकिन जब वो एक दूसरे पर कंट्रोल या अटैक करने लगे, तो बाल्कन रीजन बिकेम मोर एक्सप्लोसिव, विस्फोटक हो गया। प्रॉब्लम्स बिकेम मोर टसल। प्रॉब्लम में और विवाद आता है जब डिफरेंट कंट्रीज जैसे आपके रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड उनके नौसेना पर, मिलिट्री पर और कॉलोनी सेटअप करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम बिकेम अनफोल्डेड। ये समस्या चलती रहती है, और फाइनली दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार, और ढेर सारे वार होते हैं और वर्ल्ड वार हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं अब? ओके, गुड। अब देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए इटली में क्या लिखना है? इटली वर डिवाइडेड इन 7 पार्ट। इटली 7 भागों में डिवाइड था। Which south part was ruled by Bourbon king of Spain, and northern part were ruled by the Ottoman या Habsburg Empire. But in central part were ruled by the Pope,
only one part of Italy, Sardinia Piedmont, were ruled by Italian princes. जना समझ में आ गया? Italy language have not got any common language. There were language variation in the Italy. इटली जो लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज का एडॉप्शन नहीं मिला था, वहां पे भी लैंग्वेज वेरिएशन थी। जो गैस्पी मेजनी बता दें फिर गैस्पी मेजनी established some secret society such as the young Europe to expand their goals या to dissemination of their goal, अपने लक्ष्य का विस्तार करने के लिए उसने सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, started to revolt but their revolt were not successfully, लेकिन उनका आंदोलन सक्सेसफुल नहीं था। This mental to the Sardinia Piedmont Victor Emmanuel II, and he decided Italy can be only unified on the basis of war. Sardinia Piedmont का राजा विक्टर इमैनुअल तो क्या हो गया, मेंटल हो गया, और उसने डिसाइड किया कि ओनली वार के सहारे ही इसको यूनिफाई किया जा सकता है। Because in the eye of elites there were more economical possibility and development in Italy. So the minister of Victor Emmanuel II, Kaiser, that was neither a revolutionary nor democratic, but he can speak better French language than Italian language. So he adopted tactful policy with France and make alliance with France and defeated the North Ottoman Habsburg Empire. अब देखिए मैंने क्या कहा कि उसका जो चीफ मिनिस्टर था कैबर, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों नहीं था, फिर भी वो इटली से ज़्यादा अच्छा फ्रांस लैंग्वेज बोल सकता था, इसलिए अपने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक तरीके से फ्रांस के साथ अलायंस किया और फाइनली नॉर्थ में ऑटोमान जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसको हरा दिया। देयर वर एंड द रोल ऑफ अ गैस्पी गैरिबाल्डी with their volunteer started to attack on two Sicilian kingdom and Bourbon king of Spain. जो गैरिबाल्डी था अपने वॉलंटियर के साथ मिलकर टू सिसिलीज किंगडम जो था और जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन था उसके ऊपर अटैक कर देता है। गैरिबाल्डी were also helped by the some peasants, some peasants, and finally Bourbon kings of Spain were removed out from south and Spanish language were driven out. फाइनली क्या हुआ, उस वॉलंटियर और पीजेंट्स के हेल्प से बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन और स्पेनिश भाषा को साउथ से ड्राइव आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द एम्परर ऑफ इटली। तो विक्टर इमैनुअल को वहां का राजा बना दिया। द पीपल्स ऑफ यूरोपियंस वर illiterate. They never got the idea of Italy. When they heard about the Italy, they felt that it is not Italy, it is the name of Victor Emmanuel wife Lataria. जो वहाँ किसान थे वो जनरली बहुत अनपढ़ थे, वो कभी भी इटालियंस इटली के आइडिया को नहीं समझे थे। उन्होंने जब इटली वर्ड सुना तो उनको लगा कि ये जो वर्ड है वो इटली नहीं है, ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम लाटारिया। समझ गया बेटा, इटली का यूनिफिकेशन जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख दिया तो फिर हुआ। अब बात करते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या कहानी थी कि व्हेन नेशनलिज्म इज स्प्रेड इन यूरोप, जब नेशनलिज्म यूरोप में फैलती है, देयर वाज सच अ कंट्री ग्रीस वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, बिकॉज फ्रॉम द 15th century ग्रीस वर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर। यानी कि जब नेशनलिज्म फीलिंग्स जो है ये यहाँ फैलती है यूरोप में, तो जो ग्रीस के लोग थे वो इंडिपेंडेंट होने की सोच लेते थे, क्योंकि जो ग्रीस था 15th-14th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा था। एंड दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1821, 1821 में ये आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, the movement supported by some outsider or exiled from the Greece and who were sympathized by the Greek civilization, because Greek civilization was the cradle of European civilization. कुछ जो बाहरी थे जो उस ग्रीस के सिविलाइजेशन से सिंपैथी रखते थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि कहा जाता था कि जो ग्रीस सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, क्रेडल ऑफ
यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोप की सभ्यता का पालना कहा जाता था। सम पोएट एंड आर्टिस्ट गेव लाउडेड सपोर्ट एंड रिक्वेस्टेड पीपुल टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। कुछ पोएट और कवि भी थे, उन लोगों ने लोगों से उस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए असिस्ट करा, सहायता मांगा। There were a poet, Lord Byron. They founded organization to support who were taken part in this movement. But after all, he was injured, and by the Treaty of Constantinople, Greece became independent. मैंने क्या कहा कि जो लॉर्ड बैरन थे उन्होंने एक संगठन बनाया, उस मोमेंट में लोगों को जो है कि सपोर्ट करने के लिए फंड इकट्ठे किए, लेकिन वो बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, और 1831 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल की संधि हो जाती है और ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है। समझ आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848 वाला है ना ये। और 1848 वाला है। देखिए इसमें कहानी क्या थी, पैरेलल टू द present starting present unemployment started to do revolt. In the same way, middle class started their revolt. देखिए जिस टाइम present unemployed बेरोजगार स्टार्टिंग प्रेजेंट भूखे किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी के पैरेलल मिडिल क्लास के लोगों ने भी अपना मूवमेंट क्रिएट कर लिया। There were some nations were not unified. They wanted to become an independent nation on the basis of parliamentary form of government. कुछ नेशन ऐसे थे जो नेशन स्टेट नहीं थे, अभी यूनिफाइड नहीं हुए थे, वो यूनिफाइड होना चाहते थे, लेकिन उनके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी अनरेस्ट का फायदा उठाते हुए, इसी आंदोलन का फायदा उठाते हुए लोगों ने क्या किया था, एक डिमांड रख दी थी, क्या कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होनी चाहिए। 1830 और 1848 का बात समझ में आ गई सबको? और इसमें कुछ छूटा है और कोई टॉपिक है बता दीजिएगा। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखिए why the case of Britain was strange? आखिर ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों था? Some philosopher and artists said that the format of modernization has been taken from the Britain. फिर कुछ कलाकारों का, फिलोसोफरों का कहना था कि जो मॉडर्नाइजेशन का फॉर्मेट है ये ब्रिटेन से लिया गया है। As we know, today we know about the Britain was a Iceland nation which have ethnic variation or ethnic compositions. The peoples of the Britain were Welsh, Scottish, Irish and English. मतलब जैसा कि आज हम ब्रिटेन को जानते हैं वैसा ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन एक आइसलैंड नेशन है, वहाँ पे इतनी कंपोजिशन और लैंग्वेज वेरिएशन है, जैसे वहाँ पे स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश रहते हैं वहाँ पे। बट सडनली इंग्लिश became very weak and started to control their neighbors country. लेकिन जो इंग्लिश थे उनका वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर बढ़ता है, वो पास के नेबर्स कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। Finally, the Act of, according to the Act of Union 1707, 1707 में एक Act of Union साइन होता है and इंग्लैंड, स्कॉटलैंड मर्ज विथ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड से मर्ज जाता है। When Scottish started to revolt to become independent from the Britishers, their revolt were repressed by the English. लेकिन जब वो आजाद होने के लिए आंदोलन करते थे, उनके आंदोलन को इंग्लिश वालों के साथ या ब्रिटिश लोगों ने उनको रिप्रेस कर दिया था।
they forbidden to wear their national costume and to speak their Ghanese language and also to force to live out their homeland. यानी कि वो लोग जो कपड़ा पहनते थे अपना नेशनल जो कॉस्ट्यूम था उनका राष्ट्रीय पोशाक थी, उनकी जो लैंग्वेज नेशनल गैलिक को बोलने से मना कर दिया गया। फाइनली उनको उनका देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया। ये आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, देयर वाज अ सिमिलर फेट ऑफ द आयरिश या आयरलैंड। आयरलैंड का भी हस ऐसा ही हुआ था, उसका भी भाग्य ऐसा हुआ। आयरलैंड वाज डिवाइडेड इन टू कम्युनिटीज, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। English speaker always support the Protestant to repress the Catholic. There were two persons, Irishman and Wolfton, started to revolt against such a repression, but their movement not got successful. अब जो आपका आयरलैंड था वो दो कम्युनिटी में डिवाइडेड था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लिश स्पीकर थे वो प्रोटेस्टेंट की मदद करते थे कैथोलिक को दबाने में। कैथोलिक लोग फिर मूवमेंट करते थे टू बिकम इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो उनको रिप्रेस कर दिया जाता था। फाइनली दो व्यक्ति आयरिशमैन एंड वुल्फटोन स्टार्टेड रिवोल्ट, उन्होंने विद्रोह किया बट नॉट गॉट सक्सेसफुल, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। एंड फाइनली इन 1801 Ireland forcibly incorporated with the Britain and formed the UK of Great Britain। मतलब 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली जबरदस्ती इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जोड़ लिया गया 1801 में। इस तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल द नेशंस एंड दे मेड their national anthem God Save Our Noble King। और फाइनली वो अपना राष्ट्रगान बना लेते हैं गॉड सेव आवर नोबल। समाप्त हो गया, समझ में आया? गुड।